मैं समझ नहीं पाई। अरे वाह। हमको लगा बीमारी आएगा। हमारी माँ है ना, भारत हमारी माँ है। हम लोग माँ की तरह देखते हैं उसको। हाँ हाँ, हाँ। और रामचरितमानस में आता है ना, जननी जो দেশে এদিকের ক্যামেরাটাও অন করে দিয়ে গেলে ম্যাডাম, এবার আমি ছেড়ে দেবো, আপনি কেস খেয়ে যাবেন, ওটা খারাপ দেখাবে না। तो सॉरी सॉरी। तो राम जी ने कहा था ना कि मेरे लिए धर्म से भी ऊपर मेरी जन्मभूमि है, जहां मैं पैदा हुआ हूँ। जी ठीक है। सर। मतलब अगर भगवान राम खड़े हो जाए सामने और माँ भारती खड़ी हो जाए, तो पहले मैं तो माँ भारती को प्रणाम करूंगा भाई। तो अच्छा। हमारे लिए हमारा देश सब कुछ है, और वो माँ है हमारी। तो जो माँ होती है ना, वो जगदम्बा का स्वरूप होती है, अल्टीमेट फेमिनिन एनर्जी। और उसको हम लोग श्री के नाम से जाने जाते हैं। श्री का मतलब होता है जो शुभ हो, सात्विक हो, समृद्धि हो, सौभाग्य हो, उसको श्री कहते हैं। तो भारत के पहले इसलिए श्री लगाते हैं। अच्छा, भारत माता के लिए। भारत माता की। सर एक चीज जी। पूछनी है आपसे कि ऑयल अगर नेवल में लगाना है तो कौन सा लगाना चाहिए फॉर कॉमन सबके लिए? देखिए, जब कोई तेल समझ में नहीं आए तो तिल का तेल। ठीक है। अच्छा। आयुर्वेद में एक सूत्र आता है, आयुर्वेद बेसिकली सूत्रों पे है। एक सूत्र आता है कि जब खाली तेल बोला तो तिल तेल समझ लेना, कोई और तेल बोलूंगा तो उसका नाम बोलूंगा। जब दूध अच्छा। बोला तो गाय का दूध समझ लेना, कोई और दूध बोलना होगा तो नाम बोलूंगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। सर मुझे एक्चुअली चिकनगुनिया था, चिकनगुनिया नवंबर में हुआ था और अ, दवाई खा रही थी जनवरी एंड तक, उसके बाद छोड़ दिया दवाई। पर अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द है जोड़ों में, हाथ में, पैर में सबसे ज़्यादा। सुबह उठा नहीं जाता है, 5-7 मिनट के बाद उठ पाती हूँ ठीक से। उसके आपका बाद वेट भी कितना है? सर वेट 65 है, एज 43 है। अच्छा, तो इसमें देखिए, जब बड़े जॉइंट्स में भी पेन होता है या स्मॉल जॉइंट्स में भी पेन होता है? सर स्मॉल जॉइंट्स में भी शिफ्ट होता है, मतलब शिफ्ट होता रहता है, मुझे पता नहीं चलता किस दिन किस जोड़े में दर्द हो जाएगा। तो तो कभी पैर शिफ्ट बिल्कुल अकड़ लेता है। हाँ जी। नहीं, शिफ्ट होने वाला जो पेन होता है ना, वो हाँ जी प्रॉपर सर। अर्थराइटिस के ग्रुप में नहीं आता। हम्म। अच्छा सर। अच्छा। तो तो अ, ये इसका मतलब है कि ये वायु बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है शरीर में। ठीक है। तो पहले इसमें अच्छा। गट हेल्थ का ध्यान रखना होता है, दूसरा स्लीप का ध्यान रखना होता है, और तीसरा अभ्यंग करना होता है। तो पेट के लिए कुछ चाहिए, और मूड और नींद के लिए कुछ चाहिए, और नहाने के पहले तेल लगाना चाहिए। सर तेल, तिल का तेल या? नहीं, आप वो तिल का तेल ना बहुत चिपचिपा होगा। आप अभी तो सब जब कुछ अवेलेबल नहीं है, कहीं कोई कांटेक्ट नहीं है, तो तिल का तेल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी तिल ठीक तेल है। के बेस से बाकी जो दवाइयां मिलती है ना, जैसे हाँ जी सर। धनवंतर तेल हुआ, महानारायण तेल हुआ, ये सब का हाँ, यूज करना ठीक है। थैंक डॉक्टर यू सर। साहब, चाहिए। हाँ। आपने लास्ट टाइम बोला था, किसी ने सवाल पूछा था कि तेल लगाने के बाद अगर नहा ले तेल तो निकल जाएगा। तो आपने कहा था उद्वर्तन करने के लिए बेसन से। तो मैं लास्ट टाइम पूछना चाहती थी, बेसन तो स्किन को ड्राई कर देता है, तो वात नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो जिनको, वो तो हम लोग नॉर्मल नियम बता रहे हैं ना। नहीं तो अगर बेसन नॉर्मली भी स्किन को ड्राई करता है, तो ड्राइनेस को अवॉइड करके बेसन मतलब क्या मिला के लगाना चाहिए? जिसको ड्राइनेस है वो ऐसा उसमें कोकोनट ऑयल मिला के लगा सकते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, बेसन की जगह और कुछ भी लगा सकते हैं उद्वर्तन में, जैसे जौ का आटा हुआ, चावल का आटा हुआ? कौन चाहिए पापा, उन दोनों को? एक टाइमर नहीं बताया गया था क्या? अभी तो क्लास पेपर नहीं शुरू होगा अभी, 1 घंटे का लेक्चर है अभी। टाइम नहीं बताया गया था क्या? बैठे रहिए तो। इसमें ना कोकोनट ऑयल मिला के लगाइएगा।
नहीं, मैं मैं पूछ रही एक थी मिनट कि में आप अगर लोग को ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं पहुंच गया हाँ हूँ। हाँ हाँ, एक श्योर मिनट। श्योर ओके ओके। कैमरे और माइक बंद करिएगा ताकि आवाज सही आएगी सबको। नमस्कार सर। फोन यहीं रखना, ठीक है। चलिए प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना हो गई, प्रार्थना कर ली। मामि धन्वन्तर्यादि दैवं सुरासुरवन्दितपाद पद्मं रोगे जरारुक भयमृत्युनाशं दातारम् इदं विविध औषधीनामः। ओम नमो भगवते श्रीदेव विषजो अश्विनो नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ठीक है, तो हम लोग थे समान वायु पे। सर हाँ सर आपका चश्मा तो उतर गया, आज चश्मा वापस कैसे आ गया? हाँ, फिर मुझे छोटा चीज देखने में दिक्कत हो रहा था वापस। नजर का पास का चश्मा आ गया क्या? पास का मेरा एज 41 क्रॉस कर गया ना अब। मेरे को भी सर इसी साल प्लस वाला चश्मा लगा है, अभी 6 महीना हाँ ही हुआ है। एग्जैक्टली। तो उससे मैं देख रहा था कि मेरा आंख में दर्द होने लगा था, दिक्कत हो रहा था, और मुझे पढ़ना लेकिन है, सर एकदम लिखना है। 40 क्रॉस करते ही मतलब चश्मा आ गया हाँ तुरंत। हाँ, अब पढ़ना है, ज्यादा है, मेन हाँ काम ही पढ़ना है और लिखना है। वही। ठीक है, बट ये उतर जाएगा। फिलहाल के लिए ले लिया था कि पेन हो रहा था ना, इसलिए। अच्छा हाँ तो अभी कल सुबह से हम लोग रसायन शुरू कर देंगे। बिना रसायन के कोई बीमारी खत्म नहीं होती। रसायन शुरू कर देंगे। इसमें आम्लकी रसायन करना होता है, और तिल होता है ना, तिल, काला तिल, आम्लकी और मुलेठी, ये लेके लेना होता है सुबह खाली पेट में, तब जाके धीरे धीरे चश्मा उतर जाएगा। काला तिल, मुलेठी और आंवला। हाँ, मुलेठी, आंवला और काला तिल सुबह खाली पेट में। सर बच्चों को उतर जाता है इससे? सर क्वांटिटी इनका प्रपोर्शन क्या होना चाहिए? बच्चों का अलग चीज है। बच्चों में कॉज होते हैं, वो उनका बीमारी के तरीके से है। मैं 40s के बाद वाला बात कर रहा था। इसमें एजिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो रसायन का मतलब होता है जो आपके एजिंग को रोक दे, हाँ, जो एंटीऑक्सीडेंट हो एंड और एजिंग को रोक दे, वो रसायन कहते हैं। तो आंखों के लिए, स्किन के लिए जाता है, झुर्रियां जो होती है ना, रिंकल्स आते हैं, इन सब के लिए आता है मुलेठी, आंवला और काला तिल सुबह खाली पेट में। सर इनका इसको कैसे लेना प्रपोर्शन है? क्या होना चाहिए? इक्वल प्रपोर्शन इक्वल। बिल्कुल। इनको इनको फोन कर ले, बेबी को फोन कर ले, सबको सब एक संग फोन करना। ठीक है, तो हम लोग का हो चुका था आपका क्या? सर इसकी सूखी फाकी ले लें क्या? फाकी मतलब सूखी इसका फाकी ले पाउडर सकते हो, सूखी फाकी 1 सबको चम्मच बहुत बराबर है, तीनों चीज मिला के 1 चम्मच डेली सुबह। बहुत है। हाँ, 3 ग्राम के आसपास, 3 एक ग्राम। छोटा चम्मच। नमस्ते सर। सर मैं कह रही थी कि ये आंवला बोला है कि आंवला की वो भूमि आंवला बोला है? नहीं, आंवला, आंवला। आंवला आंवला। थैंक यू सर। भूमि आंवला लीवर पे जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग आज समान वायु करेंगे। समान वायु मेरे ख्याल से समान वायु सबसे इंपॉर्टेंट है वायु में, ठीक है। पॉपुलर ज्यादा है प्राण वायु, बट मेरे हिसाब से समान वायु इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना। ऑल्दो हम लोग लेट हैं और एक्चुअली आज मेरे ऊपर हमको लग रहा है कि 1000 काम है, 1000, ठीक है। तो हम लोग समान वायु को ठीक से सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि आई लव विवेकानंद, तो उनका एक रूल मैं मानता हूं, जब कोई एक काम करो ना तो अपने आप को पूरा उस टाइम पे उसी काम में रखो। तो काम 1000 होगा मेरे ऊपर अभी आज, बट अभी सिर्फ आयुर्वेद, ठीक है। और सर बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो फास्ट हो जाएगा। हाँ, वो तो सबसे अच्छा बात था, ठीक है। तो फास्ट से भी ज्यादा क्या होता पता है, वो जो एक फ्लो बनता है ना, क्योंकि देखो मैं लिख लाख के नहीं आता, मैं तैयारी करके नहीं आता, मेरे इमोशन से जो निकलता है ना वही हो जाता है। अब जो इतने दिन से जो पढ़े हैं वो है दिमाग में थोड़ा बहुत, उसका सारांश निकलता है, वो चाहे वो हनुमान चालीसा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उस समय भाव जो निकलते हैं, जो भगवान बुलवाते हैं, वो आ जाता है। तो टोकने से क्या होता है, वो फ्लो कट हो जाता है फिर। लिख के लाते तो क्या तुमको याद था कि हाँ इस पॉइंट के बाद ये बोलना है, तो कोई पूछ दिया तो फिर वापस आ जाते हैं ऐसा। एनीवेज, तो हम लोग समान वायु समझेंगे आज, ठीक है। सबसे पहला एकदम आराम से दिमाग खोल के सुनना, समान वायु लास्ट में समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बोल रहा था, ठीक है। तो समान वायु का स्थान बोला गया है। एक श्लोक आता है जो ज्यादा मेरे ख्याल से डिकोड करने पे ज्यादा समझ में आता है बातों को। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा, पेट में रहने वाला, हाँ, इट रिसाइड इन बिटवीन स्टमक एंड डिओडिनम, बात खत्म है। ये विजुअलाइज करने के लिए ठीक था, ठीक है। लेकिन समानो अंतः अग्नि समीपस्थ तथा संदुक क्षणम, मतलब अग्नि जहां है, जो मेन अग्नि जहां है आपके शरीर में, उसके सबसे नजदीक रहने वाला समान वायु होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे मेन अग्नि कौन है, जठर अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर। तो वो समझाने के लिए बता रहा हूँ, लगभग कहाँ रहती है वो, आमाशय के पास। आप उसको कोरिलेट किससे कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। लेकिन ये समझाने के लिए बोला, आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही समान वायु अग्नि है हम लोग की। हाँ, ये सिर्फ वो एक तरह की अग्नि हो सकती है, इंपॉर्टेंट अग्नि हो सकती है, बट वही अग्नि नहीं है पूरी, ठीक। थोड़ा आइडिया देने के लिए बोल दे रहा हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना फिर कंफ्यूजन होगा। अग्नि हमारे शरीर में 13 है, ठीक है। 7 धातुओं की अग्नि है अपनी अपनी, 5 भूत अग्नि है, मैंने आकाश, जल, पृथ्वी, इन सब की। तो 7 5 12 हो गया, और एक जठर अग्नि है, तो 13 अग्नि हो गया। मतलब आपके हर एक सेल पे है, खाली पेट में नहीं है, हर एक सेल में है। इसलिए धातुओं की अग्नि अपनी अलग होती है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं जठर अग्नि की, पेट वाली की, ठीक है। तो श्लोक क्या बोल रहा है, समानो अंतः अग्नि समीपस्थः, जो अग्नि के सबसे समीप है वो समान वायु है, ठीक है। और क्या बोला, समीप ततः संदुक क्षणः, और उस अग्नि को हवा देता रहता है, उसको जलते रहने देता है, ठीक है। पहले नॉर्मल सोचेंगे हर बात का, एबनॉर्मल बाद में, ठीक है। जैसे क्या बोला कि आप तेल लगा के नहाने गए, उसके बाद आप उद्वर्तन करना है, ये नॉर्मल बात है। अब उससे वायु बढ़ जाएगा कि कफ बढ़ जाएगा, कि वो एबनॉर्मल कंडीशन की बात हो गई। जो लोग का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल है उनके लिए उद्वर्तन ही नॉर्मल है। अब किसी का अगर ट्राई ज्यादा है तो क्या मिक्स करना है, किसी का ऐसा है तो वो अब दूसरी बात हो गई, ठीक है। पहले नॉर्मल पे बात कर लेना है। तो वो जो समान वायु है वो अग्नि के पास रहता है, और वो अग्नि को बैलेंस रखने का काम करता है। मतलब उसका हवा ऐसा ही कुछ होगा कि ना अग्नि बुझे, ना अग्नि बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो जाए। अगर उस मात्रा में वो ब्लो करता है समान वायु हमारे इधर,
तो इसको बोलते हैं सामान्य अवस्था, इक्विलिब्रियम कंडीशन, समदोषः, समग्निष्ठः, मतलब दोष और अग्नि सब समान स्थिति में है, और इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। अगर किसी कारण से समान वायु कम हो गई तो गड़बड़ी होगा, समान वायु ज्यादा हो गई तो गड़बड़ी होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि और उसको थोड़ा लोकेट करेंगे बड़े नजर से। हाँ, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं, यहां तक खत्म था बात, बट आप लोग का ना मेच्योरिटी लेवल ज्यादा है और लाइफ में एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आप लोग उसको इमेजिन करना, विजुअलाइज करना तो और बड़ा दिखेगा। अब क्या है कि हमारा खाना जो पचता है ना, वो मेनली पाचन की जो क्रिया होती है वो आमाशय से शुरू होके, मतलब स्टमक से शुरू होके डियोडिनम तक जाती है। डियोडिनम में पचता भी है और एक और काम होता है, मतलब ग्रहणी में, कि डिसीजन होता है कि भैया इतना पच गया तो इसको एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन के फॉर्म में भेज दो, और ये जो बच गया जो मल भाग उसको नीचे इंटेस्टाइन में भेजो। तो स्टमक से लेके डियोडिनम के बीच में ये हवा रहती है, एक नंबर। दूसरा नंबर, उसके आसपास के जो अंग है, जैसे पैंक्रियाज हुआ, है ना, लीवर हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, स्प्लीन हुआ, इन सब के आसपास भी ये रहती है। ठीक है, मेजरली, ये वर्ड को याद रखिएगा, मेजरली यहां रहती है, मतलब जरूरी नहीं है कि इसके अलावा और कहीं नहीं होती। ठीक है, तो फिर जब श्लोक आगे बढ़ता है तो क्या होता है, पक्वा अमाशय दोषः मल शुक्र अंबुवः स्रोतः विचारी, मतलब कि क्या करता है कि जो खाना पचाने में वो आमाशय से में हेल्प करता है, ग्रहणी तक में भी हेल्प करता है, और वो दोषों को, मल को, शुक्र को, अंबुवः स्रोत को, चीजों को ट्रांसफर करता है। अब इसको हम लोग डिकोड करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो समान वायु है ये आपके डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट तो किया, हाँ, जितना करना चाहिए। फिर ये क्या करता है कि देखो, आमाशय, पहला वर्ड था आमाशय। ठीक है, पक्व आमाशयः, जो खाना पक गया आमाशय में, तो आमाशय का, मैं एक ड्राइंग करता हूं फटाफट। ये देखिए, दिख रहा है क्या? तो ये आमाशय है, इसका जो ऊपरी पॉइंट है इसको बोलते हैं कार्डियक एंड, क्योंकि ऊपर हार्ट है, और नीचे वाले को बोलते हैं पाइलोरिक एंड। ठीक है, ये है जो मुड़ के फिर डियोडिनम में मिक्स होगा। ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा यहाँ पे और डियोडिनम में मिक्स होगा। ठीक है, तो ये जो पाइलोरिक एंड होता है ना, इसका एक टाइमिंग होता है खुलने का और बंद होने का। ठीक है, स्टमक में खाना आ गया है तो ये जब एक हिस्सा पच जाता है खाने का, तब ये एंड खुल जाता है, पाइलोरिक एंड खुलता है, पाइलोरिक एंड खुल जाता है, फिर वो वहां से आएगा सेकंड स्टेज के डाइजेशन के लिए। तो उस टाइम पे बिना एमआरआई और सीटी स्कैन के बता दिया था कि भाई इसीलिए मिनिमम 3 घंटा इट विल टेक टू मूव। ठीक है, इसलिए कम से कम अभी खाए हैं तो 3 घंटे के अंदर फिर मत खा लो। या अभी खाए हैं और क्रिकेट मैच चल रहा है, आप लेके बैठ गए एक बॉल ऑफ चिप्स और वो जो कोल्ड ड्रिंक और ये सब लेके बैठ गए, डाले जा रहा है, वो नहीं करना है, अलाउ नहीं किया अभी खोलने के लिए। ठीक है, बहुत बार ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, बहुत तकलीफ में रहते हैं लोग बेचारे, और इन सब के पास मोटी फाइल होती है। ठीक है, मोटी फाइल होती है कहाँ की, AIG हैदराबाद, यहाँ वहां फलान ढकान का फाइल रहता है। इनका ना स्फिंक्टर खराब हो गया रहता है, पाइलोरिक एंड जो है कब खुलना है कब बंद होना है इनका गड़बड़ हो गया रहता है, तो बहुत बार खाना ऊपर ही चला जाता है। हाँ, अगर नहीं खुल पाया, टाइम हो चुका है नीचे जाने का, तो खाना ऊपर जाने लगेगा, GERD, रिफ्लक्स होने लगेगा, या पहले ही खुल जा रहा है तो उनको बार बार डायरिया होता रहेगा, क्योंकि बिना पचे पहले ही खुल गया था, चला गया वो। तो ये जो टेक्टाइल मूवमेंट है, ये जो कंट्रोलर है, याद रखना वायु क्या है, अल्टीमेटली वायु क्या है, इसका मूवमेंट, ये स्टिमुलेशन है, चला गुना, है ना,
ये movement है। तो अगर आप इसको सोचो तो क्या है ये गट का नर्वस सिस्टम है। समान वायु क्या है? गट का नर्वस सिस्टम है। ये अलाउ करता है पाइलोरिक एंड कब खुलेगा कब बंद होगा, ये वही है। ये क्या करता है कि डाइजेस्टिव जूसेस जो है ऑर्गन्स को स्क्वीज करता है बाय नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, ऑर्गन्स स्क्वीज करके डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं, चाहे वो पैंक्रियास से निकल रहा हो चाहे कहीं से भी निकल रहा हो। ये जो उसको स्टिमुलेट, ब्रेन से स्टिमुलेट किया ना, गट के नर्वस सिस्टम को, वहां के रिसेप्टर्स एक्टिव हुए और टाइमिंग आया तो एंजाइम्स निकले। ये काम समान वायु का है। तो कब कितना एंजाइम निकालना है, कब कितना एंजाइम नहीं निकालना है, कब पाइलोरिक एंड खोलना है कब नहीं खोलना है, ये डिपेंड करता है समान वायु पे। समान वायु जीआई ट्रैक का नर्वस सिस्टम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आमाशय तो हो गया, आमाशय से निकाला वहां पे ले आया, फिर क्या कहां पहुंचेगा? आमाशय से निकलने के बाद वो डिओडिनम में आएगा, मतलब ग्रहणी में। वहां क्या है? दोष मलह। तो वहां पे वो डिओडिनम में विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अगर खाना पच चुका है पूरा, खाना पच चुका है पूरा अगर, तो वो खाना अगर पच चुका है पूरा अगर, तो उसमें से जो न्यूट्रिशियस पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कराएगा, ठीक है। और जो मल और पित्त है, मतलब मल जो भाग है उसको अलग करेगा। अब यहाँ पे रुकना है थोड़ा सा और विजुअलाइज करना है। जो विली एब्जॉर्ब कर रहा है ना स्क्वीज करके, ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ऐसे विलीज से, ये इसको विलीज को काम करवा रहा है समान वायु, ठीक है। कितना उसको स्क्वीज कराना है ये समान वायु के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन कितना जाएगा ये समान वायु कंट्रोल करता है। आपने बहुत अच्छा खाया, आप किसी विदेशी बहुत बड़े हाई फाई नाम वाले का डाइटिशियन से डाइट लिखवा के लाए, बट आपका बॉडी में कोई चेंज नहीं आया, आप बल्कि और वीक ही होते जा रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि वहां का समान वायु ठीक नहीं है। आपको डाइट समान वायु के हिसाब से करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप कोई विदेशी फल खा लेंगे तो काम हो जाएगा आपका, यही समझना है। इसीलिए अपने जीन को फॉलो करना चाहिए, ना कि कोई सुपर्ब डाइटिशियन को। आपका जो जेनेटिक्स है याद रखिएगा, आप चाहे सिंगापुर में रहते हैं, आप चाहे यूएस में रहते हैं, आप चाहे यूके में रहते हैं, आप है भाई भारतीय जेनेटिकली। तो आपके दादाजी पिताजी उनके दादाजी जो खा के आए हैं और जिस मिट्टी का अनाज खाए हैं उसी से आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपके लिए बेस्ट डाइट वही है जो आपके जीन से मैच करता है, और वो यही का खाना है। उसी के मात्रा को निर्धारित करना होता है और टाइमिंग को ठीक करना होता है। ये है बेस्ट डाइट, ठीक है। इसीलिए इंडिविजुअल हेल्थ डाइट होता है। आप कोई भी बड़ा नाम फल का या बड़ा नाम ड्राई फ्रूट का या मिरेकल फ्रूट कोई नाम आ गया आप पे, वो जरूरी नहीं कि काम करेगा। तो ये एब्जॉर्ब करने का काम किया। अब ये एब्जॉर्ब होने पे क्या हो रहा है देखिए, रस धातु को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो जो जिसका कंट्रोल रस धातु के ऊपर है, इसका मतलब उसका कंट्रोल हर धातु के ऊपर है, क्योंकि रस धातु के बाद ही कॉन्सिक्वेंटली इवेंचुअली सब बाकी धातुएं बनेंगे। तो ये सारे धातुओं को कंट्रोल कर रहा है। फिर क्या बोला? दोष, वायु पित्त और कफ, ये तीनों आपके आहार पे ही डिपेंड करते हैं कि कितना मात्रा में जो वायु पित्त कफ आपके बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करके रखा है। नॉर्मल वाला बोल रहा हूं मैं, एबनॉर्मल वाला नहीं। वो आपके आहार की पे ही डिपेंड करता है, उसके पाचन पे। तो ये काम को भी समान वायु रेगुलेट करता है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में वायु पित्त कफ बनने चाहिए, क्योंकि वहीं पे मल और सार भाग का डिवीजन हो रहा है। तो आपके बॉडी में मल कितना बनेगा वो भी समान वायु डिसाइड करता है कि आपके बॉडी में पसीना कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, मूत्र कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, और पुरुष मतलब स्टूल कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, ये बात भी समान वायु डिसाइड करता है। इसलिए जिसकी समान वायु खराब होगी उसको ग्रहणी रोग होगा, आईबीएस। मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, पता नहीं है कि कब लूज होगा कब टाइट होगा। बाहर जाएंगे तो सिस्टम बिगड़ने लगेगा कि भाई पॉटी करके जाएं हम, दिमाग में आएगा, डर लगेगा।
समान वायु, ठीक है। इसके बाद क्या बोला श्लोक में, दोष मल शुक्र, शुक्र तक पहुंचा, मतलब फीमेल में एग्स आर्तव, मेल में स्पर्म एंड ऑल दिस एक्टिविटीज। अब क्या है देखो कि ये शुक्र के न्यूट्रिशियस पार्ट को कंट्रोल करता है समान वायु, क्योंकि डिओडिनम में उसने डिसाइड किया था कितना न्यूट्रिशन किसको मिलने वाला है। इसको बोलते हैं भूताग्नि पाक, वो बाद में बताएंगे। तो वो शुक्र तक उसको ले गया, क्वालिटी वाले चीज को, उसको निकालने का काम करेगा अपान वायु व्यान वायु मिलके, बट उसका जो क्वालिटेटिव पार्ट है समान वायु पर डिपेंड करता है, ठीक है। अंबुवाहा स्रोतो विचारी ही, और बॉडी में जितने वाटरी सर्कुलेशन होते हैं, ठीक है, आपके बॉडी में जो वाटर बेस बैलेंस है, हाँ, इसको कंट्रोलर, इसको सर्कुलेट, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी समान वायु करता है। अंबुवाहा जो स्रोत है, अगर हम लोग ध्यान से मॉडर्न साइंस से एक बार कोरिलेट करें और समझने के लिए, तो ये हाइपोथैलेमस का काम है, ठीक है। मतलब समान वायु का रीच कहां पे है, आपके ब्रेन तक है, और ब्रेन तक अगर नहीं होता तो पाइलोरिक एंड कब खुलेगा कब बंद होगा कैसे डिसाइड होता, आप समझ रहे हो। तो मेन गट का नर्वस सिस्टम कनेक्टेड विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये उसका एरिया है, रेंज है, ठीक है। जो बात आता है कि फिर काम क्या करता है, सीधा बोल दिया भाई, हाँ, कि अन्नम गृहणति या अन्नम धारण, एक शब्द आता है। पहला काम क्या किया, आहार को धारण किया। कहां पे, देखो याद है आपको, प्राणवायु आहार को ले जाता है अंदर, याद आया, लेकिन आमाशय में उसको पकड़ के, जैसे मान लो कि ड्राइवर जो है आपको वो ले गया आपके किसी रिलेटिव के घर, वो जो ड्राइवर था जो आपको ले गया वो प्राणवायु है। जिसने दरवाजा खोल के आपको रिसीव किया, आइए नमस्ते वेलकम, और आपको अपने रूम में बैठाया, वो समान वायु है, द होस्ट। तो वो आहार को लेके आमाशय में धारण किया, ठीक है, ठीक। और तब तक धारण करेगा क्योंकि वो कंट्रोलर है ना, पाइलोरिक एंड जब तक नहीं खोलेगा वो तब तक धारण किया रहेगा, ठीक है। तो पाइलोरिक एंड के होल्ड करने तक, मतलब उससे वो पकड़ के रखेगा, और तब तक वो पाचन होता रहेगा वहां पे, तब तक अपना अग्नि काम करेगा उस पे, माने पचाने का काम अग्नि करेगा, बट उसको स्ट्रेंथ देना, उसको होल्ड करके रखना, उसको वो टाइमिंग, ये सारा मेंटेन करता है समान वायु। अगर मान लो कि पाचक अग्नि अच्छी है, सब पचा सकती है, लेकिन समान वायु खराब हो जाए तो खाना तो खाया आपने और सीधे गया डिओडोनम में, फिर पॉटी डायरिया, तो क्या पचा के कर लेगा। समान वायु इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा शब्द आता है पाचन, अन्नम धारणम अन्नम पाचनम, ठीक है। तो कैसे पाचन करता है, आमाशय में रहा, पाइलोरिक एंड के खुलने का इंतजार है, वो बाकी सारे ऑर्गन्स जो आसपास के हैं और डाइजेस्टिव जूस को स्टिमुलेट किया टू रिलीज एंजाइम्स टू हेल्प इन पाचन, ठीक है। इसके बाद आता है विवेचन, अन्नम विवेचन, विवेचन शब्द होता है, मतलब अब पाइलोरिक एंड से बाहर निकल चुका है और डिओडिनम में पहुंच गया है। विवेचन शब्द का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जो मैं विल्ली वाला काम बता रहा था आपको, विल्ली वाला काम एब्जॉर्ब करना और मल और उसको भाग डिवाइड करना, ये काम जो है वो ग्रहणी में होता है थ्रू समान वायु। तो विलीज इज ऑल्सो समान वायु का काम। तो ग्रहणी धारण करने का काम किया, तो बहुत साधारण है ना, अन्नम धारणम कहा किया, स्टमक में, अन्नम पाचनम डाइजेस्टिव जूस को स्टिमुलेट किया, ठीक है। अन्नम विवेचनम ग्रहणी में पहुंच चुका है, पाइलोरिक वेंट को खोल दिया है, वहां पे वो एब्जॉर्प्शन का काम कराएगा और मल को अलग करेगा, रस को अलग करेगा, ये सब काम जो है विवेचन। विवेचन माने एनालिसिस करना कि कहां कहां से अलग करना है। और लास्ट क्या होगा, मुंचन, मतलब अब पहुंच जाएगा कोलोन में, और वहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी धारण करने का काम करेगा। कब तक पॉटी को रखना है आपके अंदर, कब तक यूरिन को रखना है आपके अंदर, और कब छोड़ना है। ये जो मैं अभी बात बोला ना, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी बोलूंगा तो विषयांतर हो जाएगा, खाली समझाने के लिए 2 लाइन बोल दे रहा हूं
कि राजक्षमा टीबी के ट्रीटमेंट में आयुर्वेद में बोला गया है मल ही बल है। अगर टीबी के पेशेंट जो लोग सूख जाते हैं ना, उनका अगर पॉटी 1 से ज्यादा हो गया तो उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो कोलैप्स करने लगेंगे वो लोग। वहां पे उनका मल ही बल है जब तक वो रुका हुआ है, तो मल भी खराब नहीं होता, वो भी कुछ काम करके जाता है। ठीक है, जैसे एलोपैथी के हिसाब से किडनी में यूरिन बना और किडनी की बीमारी में वो लोग डायूरेटिक्स देते हैं, किडनी को स्क्वीज करके पेशाब निकालने का, और इसीलिए कोई दवा नहीं होती, सिर्फ डायलिसिस होता है। आप देख लेना, किडनी खराब होगा तो उससे जो चीजें खराब होती हैं बाकी, कैल्शियम कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, आयरन कम हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, फास्फोरस बढ़ गया, पैराथायरॉइड बढ़ गया, इन सब के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। देयर इज नो मेडिसिन फॉर क्रिएटिनिन और टू रिजुविनेट किडनी, बट बिलीव मी 100 में से 95 लोग ठीक रहते हैं किडनी के आयुर्वेद में। बहुत लॉस्ट केस ही आता है तो कोई मेंटेन नहीं हो पाता, तो सब ठीक रहते हैं। क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजी अलग है। आयुर्वेद के हिसाब से पक्वाशय में, कोलोन में मूत्र बनता है, किडनी में नहीं। किडनी में सिर्फ जाता है फिल्टर होकर निकलने के लिए, बनने का काम कोलोन में होता है। तो पहला ट्रीटमेंट कोलोन से शुरू होता है, जहां प्रोडक्शन हाउस है वहां पे, इसलिए ये काम हो जाता है। तो वहां कोलोन में जो होल्ड कर रहा था ना यूरिन को, कितने देर तक होल्ड करना है, कितने देर तक रखना है, और कब ट्रांसफर करना है किडनी में और ब्लैडर में, ये काम समान वायु का है। ठीक है, तो वेस्ट को भी कब स्वेट को निकालना है, कब नहीं निकालना है। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ, तो समान वायु बिगड़ेगा तो क्या क्या बीमारियां होंगी। मैं बोल दे रहा हूं, सब बोलने लगेंगे ना तो पॉच पॉच हो जाएगा, बट आप देखोगे कि आपको आता है, ये समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। पहला नंबर क्या, समान वायु अगर बिगड़ा तो पेट में गैस होगा। ठीक है, समान वायु कम हो गया तो भूख कम लगेगी, समान वायु ज्यादा हो गया तो इर्रेगुलर भूख लगेगी, कभी बहुत लग गई कभी नहीं लगी, क्योंकि हवा है ना, कभी ज्यादा कभी कम। ग्रहणी रोग होगा, आईबीएस। ठीक है, डायरिया हो सकता है, क्योंकि स्फिंक्टर पहले ही खुल गया, खाना बिना पचे ही निकल गया, डायरिया हो सकता है। अतिसार, और क्या हो सकता है, अतिश्वेद, अश्वेद, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, एकदम पसीना नहीं आ सकता है, क्योंकि उसको भी तो कंट्रोल वही कर रहा है। तो देखोगे ना, कोई कोई बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा पसीना होता है उनका, किसी का कोई खाता रहता है तो बहुत पसीना होता है ना। तो किसी बहुत ज्यादा पसीना आना भी और कम पसीना आना भी। हाँ, शुक्र का क्षय, स्पर्म का कम हो जाना, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि क्वालिटी तो वही कंट्रोल करता है ना, एब्जॉर्प्शन करके डिओडिनम में। सिमिलरली एग की क्वालिटी का खराब होना, या आज के जमाने में बोलो तो एएमएच हार्मोन का खराब होना, तो एएमएच हार्मोन के लिए तो कोई दवा होती ही नहीं है भाई, है ना। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनकी गोलियां आती है, एएमएच की तो नहीं आती। ठीक है, इसलिए उसमें आईवीएफ बोलता है लोग। तो आपको अगर दिमाग में आया किसी लड़की का एएमएच कम है, पहले उसका गट का हेल्थ लो, हिस्ट्री लो। सर्वे रोगा अपि भवन्तु मंदाग्नि, इसीलिए पहले ही बोल दिया था कि सब बीमारियों के पीछे कहीं ना कहीं मंदाग्नि कारण होता है। ठीक है, तो अनसाइंटिफिक लगता है जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को क्या यार, ये आयुर्वेद वाले हर बात को पेट से जोड़ देते हैं। सूक्ष्म, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको उसका हिस्ट्री लेना था कि उसका गट हेल्थ कैसा रहता है और माइंड कैसा रहता है उस लड़की का, उस पे काम करो, एएमएच आ जाएगा। मैं पहले रिकॉर्ड नहीं रखता था, अब क्योंकि हेल्पर्स आ गए हैं तो मैं रखता हूं, बिफोर और आफ्टर एएमएच कैसे बढ़ता है। साइंस मानता ही नहीं है, 2-2 महीने में बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया समान वायु बिगड़ेगा तो कितना सारा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है ना। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, पता है आपको ये समान वायु को आप किससे कोरिलेट कर सकते हो? एक वर्ड में, वेगस नर्व। इंटरनेट का सेंसेशन है वेगस नर्व। ठीक है, ये समान वायु ही वेगस नर्व है। वेगस नर्व का सबसे ज्यादा सप्लाई गट में है, जीआई ट्रैक्ट में। वेगस नर्व निकलता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से, ठीक है, बट सबसे ज्यादा सप्लाई उसका गट में है। और वो कहां तक जाता है?
lower part of the abdomen up to the kidney and the genitalias. समान वायु का रीच देखो, शुक्रवाहा, आर्तवाहा, मल, कहां तक है ना वहां तक। तो अगर आपको समान वायु को ठीक रखना है तो जो हर्ब्स आएंगे वो तो ठीक है। पता है आयुर्वेद में समान वायु को कंट्रोल करने वाले हर्ब्स कौन कौन से हैं, देखना कितना इंटरेस्टिंगली कोरिलेट करना आप लोग। अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अजवाइन, जीरा, मेथी, ये सब है। अब आप देखो कि अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी ब्रेन पे जाता है और जीरा, अजवाइन, मेथी पेट पे जाता है। वेगस नर्व कहां से शुरू होता है, ब्रेन से शुरू होता है, जाता कहां पे है, गट में, है ना। तो ये ब्रेन गट एक्सिस है, इसको जो कंट्रोल करता है वो समान वायु है। ब्रेन गट एक्सिस, टाइमिंग, मूड के ऊपर गट का डिपेंड करना, ये समान वायु है। होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप समान वायु को ठीक रखने के लिए ये द्रव्य दे सकते हैं। किसी को कभी भी समान वायु को ठीक करना हो, याद रखना, या वेगस नर्व को ठीक रखना है, आप हमेशा साइकोसोमैटिक ट्रीटमेंट ही करना। पेशेंट चाहे आपको कितना भी बोले कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत खुश आदमी हूं, आप उसके बात पे मत जाना, ठीक है। वो ठीक ही है बट वो ओवर थिंकर है, उसके लिए वो नॉर्मल लगता है उसको, तभी वो प्रॉब्लम होता है। तो उसको एक मेध चाहिए, तो एक शंख पुष्पी दिया, एक अजवाइन दे दिया, समझ रहे हैं बात, ऐसा करना है। नंबर 2, ठीक है। आप मर्म पॉइंट जो होते हैं आयुर्वेद में, जो आजकल आप लोग एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के नाम से जानते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होगा, हाँ, लेकिन मर्म जो पॉइंट्स होते हैं आयुर्वेद में, उसमें वेगस नर्व बोलिए या समान वायु के लिए। सर एक बात बोलूं, वेगस नर्व के हमारे ट्रीटमेंट हैं, इनर्वेशन पॉइंट जो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आयुर्वेद में जो बोला गया है, 6 नंबर इज वेगस नर्व 6। तो आयुर्वेद में जो बोला गया है उसमें क्या करना होता है, आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। देखो चश्मा निकाला मैंने, सब कोई घर में कर सकता है, ये बहुत जगह काम आएगा, नॉट ओनली फॉर गट। अगर कोई बच्चा घर में या हस्बैंड या वाइफ थोड़ा बहुत बात मान लेते हैं आपका, ठीक है, अगर तो कर सकते हैं। आईब्रोज है ना, यहाँ पे अपना ये वाला लाइन को रखना है, हाँ, हथेली का जो लास्ट लाइन होता है, एक लाइनिंग होती है, इसको यहां पे रखना है, मेजर करना है। मिडिल फिंगर जहां आएगा, ये जो मिडिल फिंगर जहां पे आया वो है आपका ब्रह्मरंध्र, ठीक है। इसके BU20 इसके 2 अंगुली पीछे, इसके 2 अंगुली ऐसे मेजर किया जाता है, ऐसे 2 अंगुली पीछे शिवरंध्र है, ठीक है, या शिव ग्रंथि। तो आपको अपने ब्रह्मरंध्र को अंगूठे से प्रेस करना है एज पर सिम्टोमेटिक तेल। जैसे मान लो किसी का हीट बहुत है, तिल यूज कर लेना, सॉरी कोकोनट यूज कर लेना, ठीक है। वायु है तो तिल यूज करना, अंगूठे में लगाओ और यहाँ पे प्रेस करो। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं ना, आप अगर प्रेस कर रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा कि पेशेंट की ब्रीदिंग के संग आपका भी ब्रीदिंग मैच करे। आप देखोगे किसी ने टच किया आपको, आप संग आपको अच्छा फील होने लगता है, और किसी ने टच किया आपको फील नहीं हुआ अच्छा। ये टच 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक आपके अंदर सात्विकता कितनी है, स्पिरिचुअलिटी कितनी है, और दूसरा आप उसकी रिदम के संग मैच कर रहे हैं कि नहीं, उसके प्राण के साथ आप मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके ब्रीदिंग के संग अपने ब्रीदिंग को फॉलो कीजिएगा, इसीलिए डिफरेंशिएशन आ जाता है इसमें। सर ये पॉइंट जैसे ऐसे मैं दबा रही हूँ तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि थोड़ा सर कच्चा कच्चा सा है, मतलब साइड में तो थोड़ा हार्ड है, यहाँ पे ऐसे ना थोड़ा मतलब सॉफ्ट। वो तो बचपन का कच्चा हिस्सा है ना, ब्रह्मरंध्र, इसीलिए तो बोलते हैं जब अच्छा। प्राण निकलते हैं मतलब बाकी जैसे इधर थोड़ा पक्का है, इधर थोड़ा से पल्पी पल्पी सा फील हो रहा है, थोड़ा ज्यादा नहीं। तो इसके 2 उंगली पीछे, तो शिवरंध्र को प्रेस किया, इसको प्रेस किया, ब्रह्मरंध्र को प्रेस किया, ठीक है, फिर आज्ञा चक्र को प्रेस किया, 2 मिनट तक होल्ड करना होता है।
अंगूठा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये भी पंच महाभूत है। अंगूठा जो होता है ना, ये आकाश तत्व है। हमारे शरीर में आप जितना आकाश को बढ़ाएंगे उतना स्पेस बढ़ेगा, उतना ही कोई बड़ा बीमारी नहीं आएगा। याद रखिए, कोई भी बड़ी बीमारी क्या होती है, लिखा रहता है ना रिपोर्ट में, स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, है ना, मतलब ट्यूमर, ग्रोथ, एबनॉर्मल चेंजेस, ये सब सॉलिडिफिकेशन है। जितना पृथ्वी बढ़ेगा उतना बीमारी आएगी, जितना आकाश बढ़ेगा उतना चैतन्य, ज्ञान, बोध, एनलाइटमेंट एंड सेलुलर एक्सचेंज होगा, तो आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। तो यूज एक सवाल पूछूं सर? आप आकाश बोल रहे हो, आकाश तो एक्चुअली आकाश और हवा मिलकर तो वायु बना ना, तो फिर वात नहीं बढ़ जाएगा? नहीं, आप तो हील कर रहे हो। अच्छा, ओके, ठीक है, तो ये हो गया। तो आप इस तरीके से इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। नाड़ी में कहाँ आता है? नाड़ी में पकड़ने का तरीका बता चुका था मैं आप लोगों को, ये बस छोड़ दे रहे, ये पकड़ा बाहर से, ठीक है, तो तीनों फिंगर पकड़े हैं, पता नहीं देख पा रहे हो, अपना हाथ देना है, एक मिनट बाद दूसरे का हाथ लेके दिखाता हूं। ये देखिए, ये पकड़ा है 3 फिंगर्स, ठीक है। अब इसमें पहले सॉफ्ट टच करके, आप खाली थ्योरी समझ लो, प्रैक्टिस करना आराम से। पहले सॉफ्ट टच करके पल्स फील करना होता है, ये फर्स्ट लेयर कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा प्रेस करना होता है, थोड़ा सा प्रेस किया, तीनों उंगली को बराबर थोड़ा सा भीतर प्रेस किया, ये सेकेंड लेयर है। और प्रेस करेंगे, थर्ड लेयर पे आ गए, ठीक है। अब थर्ड लेयर पे आपको मेडिटेट करना है कि आपके किस उंगली के नीचे पल्स मिल रही है। जिस उंगली के नीचे पल्स मिल रही है वो डोमिनेट है अभी। तो इंडेक्स फिंगर जो होता है ये वायु है, मिडिल फिंगर होता है वो पित्त है, और रिंग फिंगर होता है कफ। तो हो सकता है अभी किस मैक्सिमम लोगों को मिडिल फिंगर पे मिल रहा हो, क्योंकि सन हमारे ऊपर है, सन हीट के रिजेंबल करते हैं, तो पित्त हाई होगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं समान वायु की, थ्योरी समझ रहे हैं अभी। तो वायु तो इंडेक्स फिंगर पे आएगा। इंडेक्स फिंगर का जब और थोड़ा सा नॉलेज होगा तो इंडेक्स फिंगर को भी फिर इमेजिनेशन में 5 पार्ट करते हैं, 5 भाग करते हैं इंडेक्स फिंगर को के टिप को। पहला है एकदम ऊपर जो बाहर की तरफ है, ये प्राण वायु है। इसके बाद वाला जो पॉइंट होगा वो उदान होगा। एकदम मिडिल पॉइंट ऑफ द इंडेक्स फिंगर का टिप इस समान वायु, उसके नीचे व्यान है, और एकदम आखिरी में अपान है। पीछे अपान है, एकदम ऊपर प्राण है, बीच में समान है। तो फिर वो है समान वायु का एरिया। तो जब थर्ड लेयर पे गए नाड़ी में, इंडेक्स फिंगर पे फोकस किए, अगर बीचों बीच मिल रहा है, अब उसमें फोर्स को फील करना होता है। बहुत तेज तेज लग रहा है, मतलब समान वायु बहुत बढ़ गया है। एकदम हार्डली एनी हाउ यू आर फीलिंग इट, मतलब समान वायु कम है, बहुत इक्वल प्रेशर फील हो रहा है, नो बहुत तेज ना बहुत धीमा, समान वायु समान है, ठीक है। तो ये तरीका होता है। सर राइट हैंड में ही देखना है, राइट हैंड, फीमेल का लेफ्ट हैंड, मेल का राइट हैंड। तो हम लोग एक बार समराइज करते हैं। समान वायु स्टमक से शुरू होता है, डिओडिनम तक मेन एरिया है उसका। आसपास के फूड को लेके होल्ड करने का काम किया स्टमक में, ठीक है। फिर पाइलोरिक एंड को खोलने का टाइमिंग रिसेप्टर्स उस पर डिपेंड करता है। डिओडिनम में पहुंचाता है उसको, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन के पार्ट को अलग करता है। विलीज के रोल को प्रेसिपिटेट करता है, एंजाइमेटिक स्टिमुलेशन करता है, ठीक है। सूक्ष्म रूप से जाएंगे तो नीचे जाने के बाद वो स्पर्म तक पहुंचता है, मेंस्ट्रुएशन तक पहुंचता है, सब जगह पहुंचता है। और उन लोग की क्वालिटी को डिपेंड करता है, उनके होल्डिंग के एरिया को, टाइमिंग को डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको रिलेट कर पाए थे कि एक नर्वस सिस्टम है जो गट का, ये नर्वस सिस्टम हम लोग वेगस से कोरिलेट किए। समान वायु खराब होने पे क्या क्या बीमारियां हो सकती है हम लोग समझे, उसके लिए क्या हर्ब्स हो सकते हैं ये हम लोग समझे, उसके लिए क्या मरमा पॉइंट होते हैं ये हम लोग समझे, और फाइनली नाड़ी में कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये हम लोग समझे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है समान वायु हर समय समान रहे और आपका भी समान स्थिति बना रहे। इस कामना के साथ
हनुमान जी तक पहुंचते हैं। ठीक है, सर कुछ आप प्राणायाम लोग वगैरह बता दो ना योगा में, जो समान वायु को सही रखे, कोई प्राणायाम। समान वायु को कंट्रोल रखने वाला सबसे अच्छा योगा है भ्रामरी। भ्रामरी, हाँ, उज्जयी बंध, कपाल भाती, भ्रस्तिका, ये मतलब पेट से इस एरिया का जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो है बेस्ट। और आसन में है मंडूक आसन और भुजंग आसन और पवन मुक्त आसन, 3। ठीक है, तो हनुमान जी पे कहा थे हम लोग, याद आ रहा है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, है ना? तो हम लोग ये समझे थे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसके बारे में समझे थे कैसे हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं। याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ये बताने का पता है, हनुमान चालीसा बताने का मकसद क्या है? कि आप अपने रेंज को बढ़ा पाए, आप अपने पेशेंस को बढ़ा पाए, आप अपने प्रेम को बढ़ा पाए, आप अपने करेज को बढ़ा पाए और उनको एग्जीक्यूट करना सीख पाए। ठीक है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल हीरो है वो, है ना? अलग ही कैरेक्टर है। इसलिए जानना बहुत जरूरी था। और ये जानना जरूरी था कि सच में एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है उनका। तो कैसे मालूम चला था आप लोग को कि ज्ञान और गुण दोनों के सागर हैं ये, है ना? इसके बाद का लाइन क्या था? जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो जय कपीस, अगर लिटरल मीनिंग समझें आप, किसी पंडित जी से पूछ लेंगे जो घर में आके कर्मकांड कराते हैं, तो पंडित तो हम भी हैं। अरे वाह, इसमें तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। हनुमान जी तो पीछे बैठे हैं, इनको भी दिखाओ। हाँ, अब हनुमान जी आ गए पीछे। अच्छा, आप लोग देखे नहीं हनुमान जी पीछे आए हैं, है ना? तो क्या है? जय कपीस तिहु लोक उजागर। कपीस तो नॉर्मल मीनिंग क्या निकलेगा? कपी मतलब वानर, ईश का मतलब उनके स्वामी। क्या? तो मीनिंग क्या निकला कि हनुमान जी कपीस, वानरों के स्वामी है, वानरों के राजा हैं, है ना? तो वो तो है भाई, लेकिन कभी दिमाग में आ सकता है ना आप लोग के सवाल कि भाई हनुमान जी तो वानरों के राजा नहीं है। वानरों के राजा कौन है? कौन जानता है? सुग्रीव। सुग्रीव, है ना? तो फिर हनुमान जी को क्यों बोल दिया जय कपीस? ये लॉजिक आना चाहिए दिमाग में ना। ठीक है, तो हुआ ऐसा कि क्यों कपीस है वो, वानरों के राजा? क्योंकि सुग्रीव ने ही बोल दिया, सरेंडर कर दिया कि भाई मैं नहीं, तू बॉस है। ठीक है, कब किया? तो भगवान श्री राम की विक्ट्री हो चुकी थी ना। हाँ, रावण परास्त। ठीक है, सीता माँ को लेके आए हनुमान राम जी। अयोध्या में दीपक जलाए जा रहे थे, खुशियां, सेलिब्रेशन, पार्टी, वाव, हाँ, अवार्ड सेरेमनी, सब एकदम जोरदार तरीके से मचा हुआ था। एवरीवेयर एकदम राम राज्य फिर से आने वाला है, लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, वाव वाला एटमॉस्फेयर। ठीक है, सब हो रहा था। बट हर पार्टी का तो एक अंत होता है ना। धीरे धीरे पार्टी टाइम खत्म होने वाली थी, अवार्ड सेरेमनी भी हो चुका था। ठीक है, तो राम जी बोले कि भाई सबको सब कुछ दे दिया गया, अवार्ड भी दे दिया गया, अब सबको बोले कि अब आप लोग विदा लीजिए। ठीक है, तो वानरों को भी बोले कि अब जहां हो गृह, तो मतलब एक चौपाई आता है, बोलते हैं कि अब अपने अपने घर जाओ, हाँ, और हृदय रखो मोर नाम, और मेरा नाम को हृदय में रखना।
और नाम लेते रहना मेरा। राम ने कहा वानरों को कि अब अपने अपने घर जाओ, हाँ, और अच्छे से रहना और मेरा नाम लेते रहना, अपने हृदय में मेरा नाम रखना। तो सब लोग जाने लगे, बट हनुमान जी को नहीं बोला उन्होंने जाने के लिए। ठीक है, अब एक कमरे में हनुमान जी हैं, राम जी हैं, भरत जी हैं, बैठे हुए हैं। तो राम जी जैसा लीडर, या वो भी एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि जब वो बोलते हैं ना वानरों को जाने के लिए, तो उन लोग को बोलते हैं सखा। हाँ, सखा बोलते हैं, मेरे सखा आप लोग जाओ अपने अपने घर, ठीक है, चौपाई में, और वहां नाम लेना। तो देखो वो तो राजा है, वो तो भगवान है, वो तो उनके लीडर थे। तो ऐसा नहीं बोला ठीक है टाइम हो गया, हम लोग जीत गए, तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो, ऐसा नहीं बोला, सखा बोला उन लोग। ठीक है, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जाओ। बट राम जी बहुत भावुक होकर बैठे हुए थे, मेरे को सबका चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा और 2-3 चेहरा दिखेगा ना तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, तो बोलते हैं राम जी कि बहुत भावुक होकर बैठे हुए थे। हाँ, तो हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान, सबको मैंने विदा कर दिया, ठीक है, लेकिन तुमको मैं कहां भेजूं, कैसे भेजूं, क्योंकि हमने सबको कुछ ना कुछ दिया। अवार्ड सेरेमनी में सबको कुछ ना कुछ दिया, सबको कोई ना कोई पद दिया। हाँ, तो जैसे विभीषण को मैंने लंका का पद दिया, है ना, सुग्रीव को मैंने किष्किंधा का पद दिया, सबको कुछ ना कुछ पद दिया। तो हनुमान जी बोलते हैं भगवान, पद तो आपने भी एक ही लिया, अयोध्या का पद, ठीक है, आपने सबको एक ही पद दिए, लेकिन सबसे ज्यादा खुशनसीब तो मैं हूं, आपने मुझे अपने दोनों पद दे दिए हैं, मतलब दोनों पैर, चरण, ठीक है, दोनों चरण दे दिए हैं, तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? तो बोले कि फिर राम जी और भावुक हो गए, फिर भरत की तरफ मुड़ के बोला, हाँ, ना ही कबहू होई उऋण हनुमान रे मोरे भरत भाई, ठीक है, मैं हनुमान से कभी ना उऋण नहीं हो सकता, मतलब उनके ऋण से कभी छुटकारा ही नहीं पा सकता। और आंख में आंसू है, सी द लव एंड ब्यूटी। भगवान अपने भक्त के लिए रो रहा है और ये बोल रहा है कि मैं उससे उऋण कभी हो ही नहीं सकता। अपने भरत भाई को बोल रहे हैं। तो मैं इसको कहां भेजूं? और हनुमान जी का तो कोई ठिकाना भी नहीं है। हाँ, तो तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन मेरे साथ ही रह लो। तो हनुमान जी बोलते हैं यही तो मैं चाहता था कि आपका दोनों पैर मिल जाए मेरे को, मैं पड़ा रहूं यहीं पे मजे में, ठीक है। तो बोलते हैं आप 1 मिनट रुकिए, मैं उन लोगों को बोल के आता हूं। बाहर वेट कर रहे थे ना वो सुग्रीव और पाटी, ठीक है। तो हनुमान जी पहुंचते हैं वहां पे, बोलते हैं कि भाई आप लोग चलिए, मैं आप लोग को छोड़ता हूं, मुझे चौपाई आती है कुछ कि देहूं 10 दिन, कुछ ऐसा है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि रामचरण का सेवा करने के लिए 10 दिन मिला है मुझे। पुनः देखू देव चरण, फिर मैं उनका चरणों का सेवा करके जब वापिस तुम्हारे चरणों में आ जाऊंगा, सुग्रीव को बोला हनुमान जी ने, ठीक है। हनुमान जी ने बोला कि मुझे 10 दिन राम जी के चरणों का सेवा करने का मौका मिला है, आप लोग चलिए, फिर मैं वापिस आपके चरणों की सेवा के लिए आ जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, जो पावरफुल आदमी है, फिर भी लैंग्वेज देखो, तुम्हारे चरणों की सेवा के लिए भी आ जाऊंगा मैं। तो सुग्रीव वहीं पे दंडवत हो जाते हैं। हाँ, बोलते हैं कि भाई एक तो हम सब खुद ही खुश नसीब हैं, बड़भागी शब्द आया वहां पे, हम सभी वानर बहुत बड़भागी हैं, हाँ, कि हमें ये मौका मिला कि हम लोग राम के चरणों की सेवा कर पाए। लेकिन हम सभी बड़भागी में तुम महाबड़भागी हो भाई, कि तुमको इतना ज्यादा मौका मिला है। और तुम्हारी तरह दूसरा, हाँ, पुण्य पुण्य तो ही पवन कुमारा, ऐसे लाइन बोलते हैं वो, ये सुग्रीव, कि तुम्हारे ऐसा पुण्य और महान भाई कोई नहीं है पवन कुमार।
तुम्हारे जैसे हृदय में राम के चरणों के लिए अनुराग है ना, गूज़बम्प्स, वैसा किसी और का नहीं है। किसी और वानर का नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता कल्पना में ऐसे। हाँ, तो इसलिए तुम हमारे ईश हो, हम तुम्हारे नहीं। सरेंडर। कि तुम ही हमारे ईश हो। इतना बड़ा सौभाग्य, इतना महाबड़भागी तुम हो। हम लोग तो हैं बड़भागी, लेकिन महाबड़भागी तुम हो। और तुम्हारे हृदय में जितना राम के चरण का अनुराग है, उतना और किसी के हृदय में नहीं है। तुम कपीशों के कपीश हो। इसीलिए तुलसीदास ने बोला, जब सुग्रीव मान ही लिया भाई, तो मैं काहे नहीं बोलूंगा। वानराणाम अधीशम, वानरों के अधिपति। तो तुलसीदास ने टैग लगा दिया, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो कहानी समझ में आया। हनुमान चालीसा बोलते समय तो ये एक 2 सेकंड का बात था। जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अति बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लेकिन ये कपीश बनने के लिए, इवन दो आई एम अ मेंबर ऑफ अ टीम ऑफ अ राज्य, नॉर्मल एक सेवक हूं, बट द किंग ऑफ द किंगडम इज हिमसेल्फ एक्सेप्टिंग कि भाई यू आर द रियल बॉस। टैलेंट ये होना चाहिए कि जिस ऑफिस में आप काम करते हो, जिस घर में आप काम करती हैं, ठीक है, जिस स्कूल में आप पढ़ाती हैं, जिन मेंबर्स के बीच में आप रहती हैं, अगर हनुमान का कैरेक्टर उतर गया ना आपके अंदर, तो उस घर या उस ऑफिस या उस बिजनेस फील्ड का या उस मुल्क का या उस कंट्री का या इस विश्व का मालिक बो डाउन करेगा कि भाई बॉस तुम है, धन्य धन्य तो पवन कुमारा। हनुमान जी, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोक के उजागर। तो अब फिर वही लिटरल मीनिंग पूछो पंडित जी से। तिहु लोक उजागर मतलब, अरे जो तीनों लोक को उजाला कर दे वो तिहु लोक उजागर है ना। बात तो सही है। हनुमान जी का रेंज बहुत लंबा चौड़ा है, तो तीनों लोक को उजाला तो देते ही है वो, है ना। तो तीनों लोक क्या क्या है भौतिक दृष्टिकोण से? अभी जो आंसर है ये भौतिक है, ठीक है। पाताल, स्वर्ग, हाँ, पृथ्वी। पृथ्वी लोक है, पाताल लोक है, और ऊपर वाला आकाश स्वर्ग लोक, जो बोलिए आप, ठीक है। तो देखो एग्जांपल्स मिलता है ना हम लोग को। हनुमान जी ने जब छलांग मारा सूरज को खाने के लिए, तो पूरे आकाश लोक में तहलका मच गया, यार कौन हीरो की एंट्री हुई। तो उनके नाम इतना फेमस हुए वो कि आकाश लोक में तो उजाला हो ही गया, और उनके इस उजाले वाले कैरेक्टर से हम लोग भी आलोकित होते हैं, है ना। पृथ्वी पे देखो, इतना सुपर भक्ति, इतना सुपर सरेंडर, इतना सुपर गेम एंड क्लाइमेक्स तैयार किया पृथ्वी पे राम जी के साथ। राम ते अधिक राम कर दासा, चौपाई निकल गया कि राम से बड़ा तो राम का दास है भाई। आप देखोगे, इसीलिए राम के मंदिर से ज्यादा हनुमान का मंदिर है। गली नुक्कड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, हर जगह हनुमान है। हर बच्चे के गले में ना हनुमान जी मिल जाएंगे, राम जी मिले चाहे नहीं मिले, ठीक है। हर जुबान पे हनुमान जी। कार्टून कैरेक्टर देखो, हनुमान जी ज्यादा है, राम जी के नहीं है। राम ते अधिक राम कर दासा, ये पृथ्वी लोक का तहलका उनका, है ना। तो टैलेंट ऐसा होना चाहिए कि चाहे आप इंडिया में हो, हमारे लिए पता है तीनों लोग क्या है, इंडिया, विदेश और एशिया, ये सब के बीच का जो एरिया है, हर जगह नाम फैलेगा। तीसरा क्या था, पाताल लोक, ठीक है। अहिरावण की भुजा उखाड़े, जाके बैंड बजाया, अहिरावण का हाथ वाथ उखाड़ दिया एकदम, ठीक है। क्यों? राम जी और लक्ष्मण जी वहां पे बंदी बने हुए थे, उनको लेके आए। तो पाताल लोक में भी उनके नाम का डंका बजता है ना। पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में भी तहलका मचा हुआ है। तो भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो पाताल लोक में उन्होंने बल दिखाया अपना, दुष्ट का संहार करके, ठीक है। पृथ्वी लोक पे भक्ति दिखाई उन्होंने, प्रेम। तो मैं बताऊं, पृथ्वी लोक पे अगर विजय पाना है ना आपको, एक ही रास्ता है, प्रेम, ठीक है। और आकाश में तो वो बचपने में चले गए थे, मजाक मजाक में सीरियस होते तो क्या करते हैं वो। तो तीनों लोग। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण देखो,
दूसरा दृष्टिकोण देखो, जय कपीस तिहु लोक उजागर। छोटे में बोल दूंगा, टाइम बहुत हो गया है, नहीं तो इस पे बोलूंगा ना बहुत लंबा हो जाएगा। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, आप देखे होंगे भारत में एक फोटो बहुत पॉपुलर है, थोड़े से एक जनरेशन पहले तो बहुत पॉपुलर, हर घर में ना राम दरबार की फोटो होती थी, माने राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं, हनुमान जी नीचे बैठे हुए हैं, है ना। इस फोटो को इमेजिन करो। सर मेरे घर में भी है। वाह, ठीक है, सर हमारे यहाँ पूरा राम दरबारी है, वेरी और गुड, वो भी उनके गुरुजी के दिए हुए हैं, जिनका नाम है दूधाधारी बर्फानी महाराज, बहुत पॉपुलर है। बहुत अच्छा। तो हनुमान जी राम जी के भी बहुत प्यारे हैं, लक्ष्मण जी के भी बहुत प्यारे हैं, और सीता जी के भी बहुत प्यारे हैं। कभी कभी पता है बैक ऑफ द स्टेज ना इन तीनों में भी कंपटीशन होता था कि कौन, मैं सबसे ज्यादा मानता हूं हनुमान को, सबसे ज्यादा प्यार हनुमान को कौन करता है, इसमें भी कंपटीशन था। तो हनुमान जी के दिल में तो वो सब है, लेकिन उनके भी दिल में हनुमान जी हैं। तो ये तीनों, इन तीनों के दिल को उजाला करने वाले कौन है? हनुमान जी। अब देखो लक्ष्मण जी कौन है, दिल थाम के बैठना, शेषावतार, शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पे रखे हैं नीचे, तो पृथ्वी के नीचे क्या है? पाताल लोक, पाताल लोक, तो वहां शेषावतार बैठे हुए हैं और पृथ्वी को होल्ड करके रखे हैं। तो पूरे पाताल लोक को रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व कौन करता है? लक्ष्मण, शेषावतार। उसके दिल को उजाला कौन कर रहा है? हनुमान, ठीक है। पृथ्वी पे कौन है? सीता। सीता कौन है? पृथ्वी की जननी है वो, पृथ्वी की, मिट्टी की, आपके पृथ्वी की जननी है सीता। उसके दिल को उजाला कौन कर रहा है? हनुमान, ठीक है। और ऊपर तो भगवान स्वयं बैठे हुए हैं, इसीलिए आकाश नीला और राम भी नीले, नीलांबर परिधाना। तो ऊपर राम, आकाश, धरती मां सीता, पाताल लक्ष्मण, तीनों के दिलों को जो उजाला करता है प्रेम से, वो हनुमान है। और क्यों कर पाए पता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्योंकि वो उन्होंने अपने मान का हनन कर दिया है। सिर्फ एक आंसर है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। इतना बल होने के बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी समर्पण, सरेंडर, लव, पैशन, और जब टाइम आए और जिससे टाइम आए ठोक दिया। सबके साथ नहीं किया, ये हनुमान है, अपने मान का हनन कर देना। आपको पता है एक बंदा, एक बार मैं कभी कहीं बोल रहा हूँ तो एक सज्जन हमको बोलते हैं, अच्छा ये आप जो बोलते हैं हनुमान का मीनिंग बता देते हैं, अपने मान का हनन कर देना, अपने मान को हनन कर दिया जिसने। हम बोले भाई किसी भी चीज का ना अच्छा मीनिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं हम तो सुने थे कि, बोले हम बोले मीनिंग कौन सा आपको फायदा देता है ना वो सोचो। बोले नहीं हमने तो सुना था कि वो जब ऊपर गए थे ना सूरज को खाने के लिए, तो इंद्र ने वज्र से मारा था धड़ाम, वो जो वज्र आया उससे उनका हनु मतलब जॉ, उस पे चोट लगा और ये टेढ़ा हो गया। मान का मतलब होता है टेढ़ा, होता है ना कि वो मान करके बैठे हुए हैं, मतलब गुस्सा करके बैठे हुए हैं, तो उनको मना लो, मतलब सीधा कर दो। वो टेढ़े होके बैठे हैं, मना के सीधा कर लो। तो हनुमान, जॉ टेढ़ा हो गया, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। मैं बोला भाई रेफरेंस है कहीं पे? ना ये तो रेफरेंस तो नहीं है। रेफरेंस में क्या है? चुबुक चोट लगी चुर चुर भावा, मतलब इंद्र के वज्र का क्या औकात है कि हनुमान जी के इसको टेढ़ा कर देगा, बल्कि उल्टा हुआ। इंद्र का जब वज्र आया ना तो हनु पे लग के वो वज्र चूर चूर हो गया। उस इंद्र के वज्र का के मान को जिसने चूर किया वो हनुमान है। समझ में आया? इंद्र के वज्र को भी अभिमान था कि हम तो
ये कर सकते हैं, उसको भी इसने चूर चूर कर दिया। तो जहां घमंड है, जिस घमंड को कोई शक्ति अगर तोड़ देती है वो हनुमान है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान के कैरेक्टर को रखो दिल में। जरूरी नहीं है कि बाहर पूजा करना है, धूपकाठी दिखाना है, सिर्फ उस कैरेक्टर को अपने अंदर रखो। ठीक है, कैरेक्टर, क्योंकि अच्छा इसमें एक लाइन जोड़ दूं मैं। आज ना रामकृष्ण परमहंस का तिथि से जन्मदिन है, मतलब ओरिजिनल बर्थडे। तो विवेकानंद के वो गुरु हैं, एक लाइन खाली मैं उनके लिए बोल के रख दूंगा। ठीक, तो जिस टाइम पे रामकृष्ण परमहंस का अवतार हुआ था, उस टाइम पे भारत में कल्चरल, रिलीजियन, सब तरीके से बहुत खराब फेस चल रहा था। तो सबसे बड़ा सोशलिज्म अगर कोई लेके आया था तो उस टाइम पर रामकृष्ण लेके आए थे। ठीक है, पहला आदमी जिसने जाति पाति को तोड़ा था। ठीक, तो उनके ना 2-3 बड़े उनके एग्जाम्पल्स बड़े प्यारे प्यारे होते थे रामकृष्ण के, इसलिए लोगों को समझ में आते थे। तो उनके 3-4 बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस थे। ठीक है, पहला नंबर था कि अगर भगवान को पाना है तो सिर्फ एक कंडीशन है कि अपने मन को साफ कर लो, और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा है जीव सेवा ही शिव सेवा। हर इंसान में, हर जीव में भगवान है। तो आप अगर 2 घंटा नहीं बैठते हैं पूजा में, डजंट मैटर, आप 2 इंसान का हेल्प कर देना, मन से कितना भी कर पाए नहीं कर पाए, वोकली कर दिए, इमोशनली कर दिए, दिस इज सर्विंग टू गॉड। ठीक है, तो विवेकानंद जब वापिस आए ना विश्व विजयी बनके, शिकागो का जोरदार भाषण देने के बाद, तब तक रामकृष्ण टेम्पल चालू हो चुका था। तो आरती की बात आई कि कैसे आरती किया जाए। तो वो तो सुपर टैलेंटेड है ना विवेकानंद, सुपर टैलेंटेड। तो उन्होंने बैठे बैठे 5 मिनट में 8-10 लाइन लिख दिए थे, जो आरती बन गया। आज रामकृष्ण मिशन का आरती वही है। उसका फर्स्ट 2 लाइन देखो कि जो आदमी 5 मिनट में लिख दिया वो बात संस्कृत में है, खाली 2 लाइन में बता दे रहा हूं। खंडन भव बंधन जग बंधन वंदितो मा, निरोधन मन कृपाय। मतलब देखो, खंडन, खंडन, भव बंधन, तो प्रे कर रहे हैं। ये हम लोग हनुमान जी से भी प्रे कर सकते हैं, ये हम लोग जिनको आप मानते हो उनसे प्रे कर सकते हैं। बट कितना अच्छा प्रे था ये, वो समझाने के लिए मैंने बोला। खंडन भव बंधन, हम लोग जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ना आपस में क्लेश करके, जलसी करके या एक्सपेक्टेशन से जहां जहां जिस तरीके से परेशान है, हेलुसिनेशन में है, इस कंफ्यूजन, इस डिल्यूशन को खंडन मतलब हटाने की कृपा करो। खंडन भव बंधन, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में, ये एक्चुअली तो है हेलुसिनेशन, इसको हटाने की कृपा करो। खंडन भव बंधन जग बंधन। और तुम इतना बड़ा काम करके चले गए हो कि अभी पूरा वर्ल्ड आपको वर्शिप करता है, वंदितो माय। और हम सभी आपको प्रे करते हैं कि हमारे मन के अंदर जो विकृति है उसको हटा के हम सबके लिए रोशनी का कारण बने, इसमें हमारे हेल्प करो। पहला लाइन था खाली कि यही आज का विश रहेगा कि हमें, हम पे गुरु हो, भगवान हो, ईश्वर हो, एनर्जी हो, ये कृपा कर दे ताकि हम ये जो भीतर कैंडल है वो कैंडल मार्च शुरू कर पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी। जय हनुमान। जय श्री राम। सर नेक्स्ट क्लास में हमको एक चीज और बताइएगा हनुमान चालीसा के बारे में, कि जैसे अभी हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं, लेकिन श्री रामायण जी में लिखा है कि राम जी कहते हैं कि जो शिव जी का थोड़ा भी विरोध करता है वो मेरा परम द्रोही है, या शिव जी मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरे समान है। तो वो हनुमान जी बन के क्यों आए? उनका जन्म वैसे उन्होंने भक्ति के लिए लिया। और एक जगह ऐसा है कि रामेश्वरम में भगवान श्री राम शिव जी की पूजा करते हैं, तो वो चीज थोड़ा समझाइएगा अगली क्लास में। ठीक है, एक लाइन खाली बोल के जा रहा हूं अभी।
राम जी के इष्ट शिव जी हैं, शिव जी के इष्ट राम जी हैं, वे सभी एक ही हैं। भाव इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं ना, निस्वार्थ प्रेम, उस प्रेम का मजा लीजिए, ठीक है, ना कि मेरे कपड़े का। ओके, कपड़ा तो आज ये रहेगा, कल बदल जाएगा। प्रेम कभी गलत नहीं होता, लोग गलत हो सकते हैं, गलत इंसान से आप प्रेम कर लिए वो हो सकता है, बट प्रेम प्रेम ही है, प्रेम हमेशा सत्य है, ठीक है। और ये प्रेम का एग्जाम्पल है। तो मेरा जो मकसद है कहने का ना, आप इस कंट्रोवर्सी में, आप चाहे गीता पढ़ते हो, चाहे रामायण पढ़ते हो, चाहे कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं है। मुझे मन में ये प्रश्न उठा कि उनके भक्त बन के क्यों आए, हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ, या तो फिर भगवान राम की भक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए उन्होंने जन्म लिया, उसके भी पीछे कोई स्टोरी होती है ना, उसी के पीछे बहुत सारा स्टोरी है।